हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक मित्र पर। मैं हूं शेखर और आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्लूम का वर्गीकरण यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर, जो कि सी टेट, सी जी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट की सभी स्टेट टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से हमेशा 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण। तो दोस्तों, ब्लूम का वर्गीकरण बेंजामिन ब्लूम द्वारा दिया गया था, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में इस वर्गीकरण को दर्शाया, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से प्रचलित हुई। वर्तमान की शिक्षा ब्लूम के वर्गीकरण पर ही आधारित है। जैसे एक अध्यापक पढ़ाने से पहले उस प्रकरण से जुड़े ज्ञानात्मक, बोधात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों का चयन करता है। यह सब ब्लूम के वर्गीकरण की ही देन है। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुई। इसका निर्माण कार्य ब्लूम द्वारा हुआ, इसलिए यह ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से प्रचलित हुई। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जाना जाता है। अतः शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण इस तरीके से किया जाता है ताकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। चलिए देखते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या। इस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत समस्त शैक्षिक उद्देश्यों का मानकीकरण कर दिया गया है, जिससे विश्व के सभी देशों में इसको व्यापक रूप से मान्यता मिली और इनसे समस्त शिक्षकों, परीक्षकों तथा शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के बीच संप्रेषण संक्षिप्त, शुद्ध एवं सरल ढंग से संपन्न हो सकता है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण को मानव व्यक्तित्व के 3 पक्षों के आधार पर विभाजित किया गया है। ब्लूम तथा उनके साथियों द्वारा दिया गया शैक्षिक उद्देश्यों का यह त्रिआयामी विभाजन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी बहुतायत से प्रयोग में लाया जाता है। ब्लूम की पाठ योजना उद्देश्य पर आधारित है। बी एस ब्लूम यानी बेंजामिन ब्लूम ने बालक के अपने उद्देश्य यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य 3 पक्ष बताए हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से 3 पक्ष हैं। तो पहला है संज्ञानात्मक पक्ष, जिसे कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। दूसरा है भावनात्मक पक्ष, इसे अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। तो चलिए पहले पक्ष यानी संज्ञानात्मक पक्ष को देखते हैं। इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है नॉलेज यानी ज्ञान। ज्ञान को ब्लूम ने प्रथम स्थान दिया, क्योंकि बिना ज्ञान के बाकी बिंदुओं की कल्पना करना असंभव है। जब तक किसी वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं होगा, उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक उसके बारे में चिंतन करना असंभव है, और अगर संभव हो भी जाए तो उसको सही दिशा नहीं मिल पाती। इसी कारण ब्लूम के वर्गीकरण में इसकी महत्ता को प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरा देखते हैं बोध यानी कॉम्प्रिहेंसिव। ज्ञान को समझना, उसके सभी पहलुओं से परिचित होना एवं उसके गुण दोषों के संबंध में ज्ञान अर्जित करना ही क्या है, बोध है, कॉम्प्रिहेंशन है। तीसरा है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, यानी ज्ञान को प्रैक्टिकली रूप या क्रियान्वित रूप देना ही क्या है, अनुप्रयोग कहलाता है। प्राप्त किए गए ज्ञान की आवश्यकता पड़ने पर उसका सही तरीके से अपने जिंदगी में उसे लागू करना एवं उस समस्या के समाधान निकालने प्राप्त किए गए ज्ञान के द्वारा यह ज्ञान को कौशल में परिवर्तित कर देता है। यही मार्ग छात्रों को अनुभव प्रदान करने में उनकी सहायता भी करता है। चौथा है विश्लेषण, एनालिसिस। विश्लेषण से ब्लूम का तात्पर्य था तोड़ना, अर्थात किसी बड़े टॉपिक को समझने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त करना एवं नवीन ज्ञान का निर्माण करना तथा नवीन विचार की खोज करना। यह ब्लूम का विचार समस्या समाधान में भी सहायक है। अगला है संश्लेषण, सिंथेसिस।
प्राप्त किए गए नवीन विचारों या नवीन ज्ञान को जोड़ना, उन्हें एकत्रित करना अर्थात उसको जोड़कर एक नवीन ज्ञान का निर्माण करना संश्लेषण कहलाता है। अगला है मूल्यांकन, इवोल्यूशन। सब करने के पश्चात उस ज्ञान का मूल्यांकन करना कि यह सभी क्षेत्रों में लाभदायक है कि नहीं। कहने का तात्पर्य है कि वह वैध एवं विश्वसनीय है या नहीं। जिस उद्देश्य से वह ज्ञान छात्रों को प्रदान किया गया, वह उस उद्देश्य की प्राप्ति करने में सक्षम है कि नहीं, यह मूल्यांकन द्वारा पता लगाया जा सकता है। दूसरा पक्ष है भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत भावात्मक पक्ष का निर्माण क्रैवाल एवं मारिया ने 1964 में किया। इन्होंने छात्रों के भावात्मक पक्ष पर ध्यान देते हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं को हमारे सम्मुख रखा। भावात्मक पक्ष से तात्पर्य है कि उस प्रत्यय या टॉपिक के प्रति छात्रों के भावात्मक यानी गुस्सा, प्यार, चिढ़ना, उत्तेजित होना, रोना आदि इन सभी का विकास करना। तो इसमें पहला पॉइंट है अनुकरण, रिसीविंग। भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम बालकों को अनुकरण करना या अनुकरण के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यह अध्यापक को छात्रों को पढ़ाने के समय उस प्रकरण का भावात्मक पक्ष को महसूस कर उसको क्रियान्वित रूप देना चाहिए, जिससे छात्र उसका अनुकरण कर उसको महसूस कर सके। दूसरा है अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग। तत्पश्चात अनुकरण कर उस अनुकरण के द्वारा क्रिया करना अनुक्रिया कहलाता है, अर्थात अनुकरण कर उस अनुकरण के द्वारा क्रिया करना अनुक्रिया कहलाता है। अगला है अनुमूल्यन, वैल्यूइंग। उस अनुक्रिया के पश्चात हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि वह सफल सिद्ध हुआ है कि नहीं। अगला है संप्रत्यय, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। हम उसके सभी पहलुओं पर एक साथ विचार करते हैं, यही क्या है संप्रत्यय है। अगला है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। उस प्रकरण को एक स्थान पर रख कर उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसमें विचार करना शुरू करते हैं, और यही क्या है संगठन है। चारित्रीकरण। तत्पश्चात हम उस पात्र का एक चरित्र निर्माण करते हैं, जिससे हमारे भीतर उसके प्रति एक भाव उत्पन्न होता है, जैसे गुंडों के प्रति गुस्सा का भाव, हीरो के प्रति सहानुभूति वाला भाव आदि। इन सभी बिंदुओं को हम एक माध्यम के द्वारा समझ सकते हैं। जब हमारा बर्थडे होता है और कोई व्यक्ति हमारे लिए उपहार लाता है, तो हम खुश होते हैं या उसको धन्यवाद बोलते हैं, अर्थात अनुक्रिया करते हैं गिफ्ट प्राप्ति के लिए। तत्पश्चात सभी व्यक्ति चले जाते हैं तो हम उसको देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका मूल्य कितना होगा, अर्थात उसकी वैल्यू करते हैं। उसके बाद उसको सही जगह रखने के लिए उचित जगह निश्चित करते हैं, अर्थात उसको संगठित करते हैं। तत्पश्चात हम उस गिफ्ट देने वाले व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं कि उसके लिए हम कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारा अगला पक्ष है साइकोमोटर डोमेन, मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष। ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत मनोशारीरिक उद्देश्य का निर्माण सिम्पसन ने 1969 में किया। इन्होंने ज्ञान के क्रियात्मक पक्ष पर बल देते हुए निम्न बिंदुओं को प्रकाशित किया। पहला है उद्दीपन, स्टिमुलेशन। उद्दीपन से आशय कुछ ऐसी वस्तु जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, तत्पश्चात हम उसे देखकर अनुक्रिया करते हैं। जैसे भूख लगने पर खाने की तरफ क्रिया करते हैं। इस उदाहरण में भूख उद्दीपन हुई, जो हमें क्रिया करने के लिए क्या करती है, उत्तेजित करती है। दूसरा है कार्य करना यानी मैनिपुलेशन। उस उद्दीपन के प्रति क्रिया हमको कार्य करने पर क्या करती है, मजबूर करती है। तीसरा है नियंत्रण यानी कंट्रोल। उस क्रिया पर हम नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। चौथा है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। उसमें नियंत्रण रखने के लिए हम उद्दीपन और
क्रिया के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। पांचवा है स्वाभाविक यानी नेचुरलाइजेशन। वह समन्वय करते करते एक समय ऐसा आता है कि उनमें समन्वय स्थापित करना हमारे लिए सहज हो जाता है। हम आसानी के साथ हर परिस्थिति में उनमें समन्वय स्थापित कर पाते हैं। वह हमारा स्वभाव बन जाता है। छठवां है आदत। और स्वभाव में आने के पश्चात हमारी आदत बन जाता है। ऐसी परिस्थिति दोबारा आने के पश्चात हम वही क्रिया एवं प्रतिक्रिया हमेशा करते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर नई आदतों का निर्माण होता है। रिवाइज्ड ब्लूम वर्गीकरण। ब्लूम के वर्गीकरण में संशोधित रूप एंडरसन और क्रिथवोल ने दिया। इन्होंने वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ परिवर्तन किए, जिसे रिवाइज्ड ब्लूम वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इसका पहला बिंदु है स्मरण, रिमेम्बरिंग। प्राप्त किए गए ज्ञान की अधिक समय तक अपनी बुद्धि में संचित रख पाना एवं समय आने पर उसको स्मरण कर पाना, यानी पुनः स्मरण, जिसे रिकॉल कर पाना स्मरण शक्ति का गुण है। दूसरा पॉइंट है समझना, अंडरस्टैंडिंग। प्राप्त किया गया ज्ञान का उपयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, यह किसी व्यक्ति के लिए तभी संभव है जब वह प्राप्त किए ज्ञान को सही तरीके से समझे। तीसरा है लागू करना, यानी अप्लाई करना। जब वह ज्ञान समझ में आ जाए तब पता चल जाए कि इस ज्ञान का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, तो उस ज्ञान को सही तरीके से सही समय आने पर उसको लागू करना। चौथा है विश्लेषण, एनालिसिस। उस ज्ञान को लागू करने के पश्चात उसका विश्लेषण करना, अर्थात उसको तोड़ना, उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करना। अगला है मूल्यांकन, इवैल्यूएट। विश्लेषण करने के पश्चात उसका मूल्यांकन करना कि जिस उद्देश्य से उसकी प्राप्ति की गई है वह उस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है या नहीं, इसका पता हम उसका मूल्यांकन करके कर सकते हैं। छठवां है रचना, क्रिएटिंग। मूल्यांकन करने के पश्चात उस स्मरण में एक नई विचार का निर्माण होता है, जिससे एक नवीन विचार की रचना होती है। चलिए अब इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। ब्लूम के वर्गीकरण में ब्लूम ने छात्रों के ज्ञान एवं बौद्धिक पक्ष पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है। वह छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बौद्धिक विकास पर अत्यधिक बल देते हैं। उनका यह वर्गीकरण छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। ब्लूम के वर्गीकरण के माध्यम से चलकर ही हम शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों सेशन पसंद आया होगा। तो आज का हमारा ब्लूम का वर्गीकरण का टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। और ऐसी वीडियो लाने के लिए दोस्तों कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।